आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन मिलेगा आपको, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सभी वीडियोस का पता चलता रहे। मैं ब्रजेश सिंह आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल का साइंस प्लस जीके का क्विज मैंने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। तो जो एमपी पुलिस में प्रीवियस ईयर सेट्स थे, प्रीवियस ईयर पेपर थे, उनके वीडियोस में आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, उनके क्वेश्चंस को कवर करा रहा हूँ। तो ये पार्ट 10 है जिसके अंतर्गत अगेन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपको व्यापम क्रैक करना है तो एक बार कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी है। और लगभग 52 जो पारियों में है एग्ज़ाम हुआ था, लगभग 52 पेपर हैं, तो जल्द ही मैं उनको जो है आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जहांगीर, ठीक है, तो जहांगीर जो था उसका आप पूछा जा रहा है कि जहांगीर का जन्मजात नाम, यानी कि जो जन्म हुआ था और उसके बाद जो उसको नाम दिया गया था जहांगीर का, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि क्या बोलना चाहिए कि उसका घर का नाम या जो भी इस टाइप का, कि जन्मजात उसका नाम क्या रखा गया था, उनके घर वालों ने उनका नाम आपका क्या रखा था। तो जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर का नाम जो था वो रखा गया था आपका सलीम रखा गया था, यानी कि अकबर का वो क्या था, सलीम की बात करें, जहांगीर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो क्या था कि अकबर जो था हमारा, अकबर का उत्तराधिकारी हुआ सलीम, ठीक है। इन्होंने जो है नजरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके जो है ये बैठा था। तो जहांगीर यहीं से उसका नाम था, लेकिन जो नाम रखा गया था वो रखा गया था आपका सलीम। और अकबर ने जो ये सलीम नाम रखा था, ये किस लिए रखा था, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। तो अकबर ने क्या किया था कि अपने पुत्र का नाम सलीम जो रखा था, उसने कौन सा, किसके ऊपर रखा था, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने अपने बेटे का सलीम नाम क्यों रखा। तो शेख सलीम चिश्ती जो थे सूफी संत, उनके नाम के ऊपर इसने रखा था। और जहांगीर की और बात करें तो जहांगीर को जो है न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो कि आगरा के किले में यमुना तट पर एक पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता था कि न्याय की जंजीर है, जिसको भी न्याय चाहिए था तो इस जंजीर को जो है वो मतलब खींचता था या हिलाता था। ठीक, इस टाइप से है जो जहांगीर के बारे में बहुत कुछ है। आप हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री का डिटेल वीडियो देखिए जहां पे मैंने जहांगीर के बारे में पूरा समझाया है। और जो खुर्रम है आपका, खुर्रम जो था वो कौन था, वो शाहजहां था। खुर्रम कौन था, खुर्रम नाम शाहजहां का खुर्रम नाम था। तो चलिए यहाँ पे शॉर्ट डिस्कशन में मैंने आपको बता दिया, डिटेल पार्ट आप हमारे हिस्ट्री में देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के वक्ता रह चुके हैं, यानी कि कौन सा ऐसा गवर्नर था जो कि लोकसभा का स्पीकर भी रह चुका है और वो मध्य प्रदेश का गवर्नर भी रह चुका है ना। तो वो थे बलराम जाखड़। कौन थे, बलराम जाखड़। तो याद रखिएगा ये नाम, बलराम जाखड़, मध्य प्रदेश के गवर्नर और लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में जो है टोटल 12 अनुसूचियां हैं हमारे, उसमें 8 भाग 12 अनुसूचियां, याद रखिएगा आप। सॉरी 22 भाग हैं, सॉरी 8 भाग नहीं, मैंने गलत बताया आपको, 22 भाग हैं आपके और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, चलिए इनको जो है पॉलिटी का वीडियो भी जल्द हम लोग लाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के सामने। और कुछ पार्ट पॉलिटी के डले हुए हैं तो आप उनको देख सकते हैं, जिसमें मैंने भाग और ये जो अनुसूचियां हैं इनको याद कराने की मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई हुई है, तो उनको आप देखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकेडमी कहाँ पे है। तो मार्शल आर्ट अकेडमी जो है वो है आपके भोपाल जिले के अंतर्गत मध्य प्रदेश में, भोपाल जो कि हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। और जबलपुर जो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो वो है जबलपुर के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम तीर्थंकर यानी कि जैन गुरु कौन थे। जैन गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है, तो पहले तीर्थंकर कौन थे। तो मैं आपको बताता हूं कि पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे, फर्स्ट नंबर के थे ऋषभदेव। महावीर जी जो थे 24th नंबर के थे। पार्श्वनाथ 23 नंबर के थे। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, एक पार्श्वनाथ भी आजकल पूछा जा रहा है, ऋषभदेव तो सबको याद है, तो पार्श्वनाथ को आपको
याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो लेकिन इसका आंसर क्या है, ऋषभदेव, क्योंकि उसने फर्स्ट पूछा है। पार्श्वनाथ है 23, महावीर जी हैं 24 के। चलिए बात करते हैं अगला। यह प्रसिद्ध वादक सरोद बजाते थे, यानी कि वादक सरोद जो होता है इंस्ट्रूमेंटल प्लेस, वो इनमें से कौन बताते थे? पंडित रविशंकर, अमजद अली खान, पंडित जसराज, या सज्जाद हुसैन। तो इसका आंसर है अमजद अली खान। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की जो राजधानी है वो है क्या? इम्फॉल। मणिपुर की राजधानी है क्या? इम्फॉल। इसको कैसे याद करेंगे? इसमें क्या आ रहा है? फॉल नीचे आ रहा है। फॉल यानी होता है गिरना, ठीक है। तो मणिपुर, तो सांप जो मणि, सब बोलते हैं कि सांप मणि निकालता है, जब मुंह से वो मणि निकालता होगा तो मुंह से मणि क्या हो जाती है? गिर जाती होगी। तो मणि गिरती है, यानी कि फॉल हो रहा है, तो इम्फॉल, ठीक, मणिपुर की राजधानी। इस तरीके से आप रिलेट करके इसको जो है याद कर सकते हैं। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी की आत्मकथा है, यानी कि महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम क्या था? तो ऑटोबायोग्राफी जो थी वो थी माय एक्सपीरियंस, मतलब माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ठीक, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि विप्रो के संस्थापक कौन है? तो विप्रो के जो संस्थापक हैं वो है अजीम प्रेम जी हैं। मुकेश अंबानी को तो आप सब लोग जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज का क्वेश्चन है आपका कि मित्तल साहब को भी आप लोग जानते होंगे। आप आज का क्वेश्चन है कि नारायण मूर्ति जी मतलब क्या है, ये किस लिए इस ऑप्शन में दिया गया है, इनके ऊपर आपको डिटेल सर्च करनी है और बताना है कि ये किसी के संस्थापक हैं या ये क्या है, नारायण मूर्ति जी। इनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जरूर आंसर कीजिएगा। अगला, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन, याद रखिएगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट पूछा गया है, ठीक है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोकेटेड इन कहाँ है? तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है आपका भोपाल के अंतर्गत आता है। वन अनुसंधान केंद्र जो है वो जबलपुर में है, ना कि मैनेजमेंट की बात करी जा रही है, प्रबंधन की बात करी जा रही है, तो वो है भोपाल। इसलिए देखिए जबलपुर ऑप्शन में ही नहीं है। कुछ लोग पिछले बार बोल रहे थे कि सर ये क्वेश्चन गलत है, ये गलत नहीं है, उसने मैनेजमेंट पूछा था ना कि फॉरेस्ट जो वो पूछा था, क्या बोलते हैं कि अनुसंधान केंद्र पूछा था। तो याद रखिएगा वो जबलपुर में है, लेकिन मैनेजमेंट की बात करें तो वो आपका भोपाल के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा लौह अयस्क का बड़ा भंडार रखता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम। तो देखिए लौह की बात करते हैं, लोहे की बात चल रही है, लौह अयस्क की बात चल रही है, तो इसका जो आंसर है बिहार और उड़ीसा, यहाँ पे जो है लौह अयस्क के सबसे बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन नदियों में से कौन सी तिब्बत की ओर जाती है और तसम्पगो के रूप में जानी जाती है और दिहांग के नाम पर भारत को पार करती है? तो देखिए एक ही नदी है जो कि इसके कई नाम बदले जाते हैं। जैसे देखिए गोदावरी का एक गोदावरी ही नाम है, नर्मदा का नर्मदा ही नाम है, यमुना का नाम यमुना ही है। तो यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके नाम जो है चेंज होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस पे आपके असम के पास जो है एक अभी सबसे लंबा पुल बनाया गया है, रोड ब्रिज बनाया गया है, जो कि लगभग 9.5 किलोमीटर के आसपास है, धोला सदिया ब्रिज है। तो इसको भी आपको याद रखना, ये इस बार का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। बात करते हैं अल बरूनी की। अल बरूनी ने इस पुस्तक में महमूद गजनी के विजयों का वर्णन किया था। देखिए महमूद गजनी के साथ अल बरूनी आया हुआ था, तो उसने एक किताब लिखी थी जिसमें महमूद गजनी के बारे में उसने बताया था। तो यहाँ पे उसने यही पूछा है कि वो कौन सी किताब है जिसके अंतर्गत जो है महमूद गजनी के बारे में लिखा गया है। तो इसका आंसर है किताब उल हिंद। इसके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन ये भी पढ़ना जाता है कि किताब उल हिंद किसने लिखा? तो वो अल बरूनी ने लिखा, और ये किसके बारे में है? तो महमूद गजनी के बारे में है। इंडिका पुस्तक चंद्रगुप्त अपना मौर्य साम्राज्य के ऊपर है, ठीक है। इस टाइप से एक और क्वेश्चन आज नोट कर लीजिए कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी लोग सही आंसर देंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो कि राज्यपाल के लिए कार्य करता है। तो देखिए ये सब चीजें हैं आपको याद करनी पड़ेगी, जिसको बोलता है कि रट लो, तो इनको आपको रटना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनको आपको रटना ही पड़ेगा, जैसे अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इस टाइप से जो महान्यायवादी और जितने भी ये थोड़े अलग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके आपको जो है ये याद रखना पड़ेगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद के राज्यपाल से रिलेटेड अनुच्छेद है वो है 153 से 162 तक। इसमें उसके कार्यकाल से संबंधित पूरी डिटेल्स दी गई है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, बाबर का मकबरा कहाँ है? तो कुछ लोग आगरा भी लगा सकते हैं, आगरा लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर मैं आपको बताता हूं। पहले आंसर क्या है, काबुल। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री, बाबर की हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री मैंने बहुत डिटेल से समझाया हो डिटेल पार्ट में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। बाबर जो था एक तुर्क शासक था, मुगल वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता है, वो था। उनके पिता जो थे उमर शेख थे, ठीक है। बाबर ने बादशाह की उपाधि सबसे पहले धारण की थी तैमूर शासक में, जो किसी ने अभी तक धारण नहीं की थी। एक और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आता है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो भारत पर जो उसने आक्रमण किया वो 5 बार किया। कितनी बार किया? उसने 5 टाइम्स भारत पे आक्रमण किया, ठीक। अब उसके द्वारा जो है 4 युद्ध लड़े गए थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से युद्ध हैं? पहला जो था पानीपत का फर्स्ट, सेकंड था आपका खानवा का युद्ध, थर्ड था आपका चंदेरी का युद्ध और घग्गर का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, और ये लाइन से है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। लाइन से हर साल ये युद्ध लड़े गए थे, और ये चारों बाबर के द्वारा लड़ा गया था, और चारों में जो है बाबर ही विजय हुआ था। तो इसको भी आपको देखना है। हिस्ट्री का आप हमारा डिटेल पार्ट देखिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने इसकी ट्रिक बताई है याद करने के लिए, तो आपको ट्रिक के थ्रू भी ये याद हो जाएगा। अब काबुल की कहानी बताता हूं कि काबुल कैसे। अब बाबर जो था, बाबर आई थिंक 1530 के आसपास उसकी जो है मृत्यु हो गई थी, 1530 के आसपास, और आगरा में मृत्यु हुई थी। तो उस समय जो है आगरा के ही आराम बाग में दफना दिया गया था बाबर को। कहाँ? आगरा के आराम बाग में उसको दफना दिया गया था। लेकिन बाद में जो है उसके शव को ले गया कहाँ? काबुल। और काबुल में जो बोला गया था उसने कि मुझे वहीं पे गड़वाना या वहां पे मेरा जो है मकबरा बनवाना, तो काबुल में उसका मकबरा बना दिया गया। और बाबर ने बाबरनामा खुद लिखी थी। तो ये बाबर की हमने शॉर्ट डिटेल देख लिया, डिटेल पार्ट में आप जाके और डिटेल ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि वायलिन द्वारा 512 हर्ट्ज और 768 हर्ट्ज की आवृत्ति, यानी कि इस जो हर्ट्ज है इसकी फ्रीक्वेंसी के 2 संगीत स्वरों का उत्पादन होता है। इनमें से किसमें अधिक पिच होगी? पिच किसकी ज़्यादा होगी? तो भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके हर्ट्ज से। जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी उतनी ज़्यादा उसकी पिच हाई रहेगी। तो इसमें हाई कौन सा है? 768 हर्ट्ज। तो इसकी भी पिच जो है हाइट मतलब हाई रहेगी या ज़्यादा रहेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कथन गलत है यानी कि पूरे को पढ़ना पड़ेगा। 4 हैं, 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। आसमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एकदम सही। आवेश जो है चार्ज है, एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तड़ित के दौरान धात्विक शीर्ष की कार के अंदर होना सुरक्षित नहीं है, इसको डिस्कस करेंगे आगे। तड़ित और गर्जन लगभग एक साथ होते हैं। तो देखिए तड़ित और गर्जन लगभग उसने बोला है, तो आप उसको बोल सकते हैं लगभग आपका 5 से 10 सेकंड के बीच का गैप आता है। पहले आपको लाइट चमकेगी बिजली की और थोड़ी देर बाद आवाज आएगी। तो लगभग उसने लगा दिया, तो ये भी सही हो गया आपका। अगला, 2 पिंडों को एक दूसरे के सापेक्ष रगड़ने पर उन पर आवेश का विकास एक पिंड से दूसरे पिंड में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। बिल्कुल सही बोला गया, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से स्थानांतरण होते हैं और वहां पे हीट जो है जनरेट हो जाती है। तो फर्स्ट भी सही है आपका, थर्ड भी सही है आपका, फोर्थ भी सही है। आंसर है गलत। क्यों? सेकंड नंबर का, तड़ित के दौरान धात्विक शीर्ष की कार के अंदर होना सुरक्षित नहीं है। यानी कि एक कार है जिसके ऊपर एक एंटीना टाइप का धातु का वो लगा हुआ है और उसके अंदर आप बैठे हो तो सुरक्षित नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी भी अगर बिजली गिरेगी तो उसके थ्रू जो है वो ग्राउंड अर्थ के थ्रू वहां पे आपके कार के आउटर में पूरा वो करंट आ जाएगा, आप अंदर एकदम सेफ रहेंगे। तो ये जो है एकदम सही है, मतलब ये गलत है यहाँ पे। तो याद रखिएगा कि ये आंसर आपका गलत होगा इसके अकॉर्डिंग, और हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा धातु थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है? आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। पारा, बचपन से देखते आ रहे हैं कि पारा को यूज किया जाता है, और आजकल तो ये सब यूज नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आ गई हैं जो कि आपको बुखार को मेजरमेंट कर लेती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि मतलब जो है आपका संश्लिष्ट तंतु जैसे रेयॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया आदि के विनिर्माण के लिए कौन से प्रारंभिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अजैव यौगिक, पेट्रोकेमिकल्स या जटिल अजैव यौगिक, पौधे के कच्चे पदार्थ। तो देखिए ये सब जो है
सब प्लास्टिक की चीज़ें हैं, आपके नायलॉन की ये सब चीज़ें हैं। तो इनको बनाने के लिए है ना कुछ स्पेशल चीज़ लगता है जिसको बोला जाता है पेट्रोकेमिकल्स। क्या बोला जाता है? पेट्रोकेमिकल्स। तो ये याद रखिएगा, ये रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, ये सब जो है पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा जो है पदार्थ का उपयोग किया जाता है इसको तैयार करने में। बात करते हैं 1985 में गंगा एक्शन योजना का प्रमोशन किस उद्देश्य से किया गया। तो देखिए क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, गंगा एक्शन योजना कब चालू हुई थी? तो 1985 के अंतर्गत ये चालू हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं किस लिए हुआ था। ऑप्शन देखते हैं, गंगा नदी का उपयोग आध्यात्मिक गतिविधियों में करने के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, पहले से हो रहा है यूज। गंगा नदी का विकास पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पर्यटक ऐसे ही आकर्षित हो जाएंगे। गंगा नदी हमारी माता है, पूजा होती है, खुद ही अट्रैक्ट रहेंगे लोग। गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए हो सकता है। गंगा नदी पर बांधों के निर्माण के लिए, तो बांध का निर्माण के लिए कोई ऐसी योजना नहीं चलाई जाती है, बांध बनाना रहता है तो बांध को बना दिया जाता है बिल पास करके। तो यहाँ पे जो है मेनली क्या है, नदी है गंदी हो रही है इंडस्ट्रीज के कारण, तो उसको जो है प्रदूषण मुक्त करने के लिए ये जो है गंगा एक्शन 1985 में इसको चालू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि सोपान पाद वाले टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं। मेनली सीधे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो टायर है, या गाड़ी के टायर हो, ट्रक के टायर हो, किसी के भी टायर हो, उसको खांचेदार क्यों बनाया जाता है, उसमें ग्रिप क्यों दिया जाता है, जो मेनली ग्रिप बोलते हैं। तो देखिए मैंने पिछले पार्ट में आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था कि घर्षण जहां भी होगा, तो घर्षण होगा तभी आप चल पाओगे फ्लोर पे, स्टेबल खड़े हो पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। बिना घर्षण के कोई भी वस्तु आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, वहीं पे रह जाएगी। तो घर्षण क्रिएट करने के लिए जो टायर में है ग्रिप बनाए जाते हैं। जब टायर का ग्रिप घिस जाता है तो हम बोलते हैं टायर खराब हो गया, अब हमको नया टायर लाना पड़ेगा। सीएट टायर्स देखेंगे उसके भी ग्रिप बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा कि आपको ये जो टायर है उसके खांचेदार होते हैं, किस लिए, फ्रैक्शन के कारण। तो ऑप्शन देखते हैं, सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए यस, टायर को अच्छा दिखाने के लिए नहीं, कोई जरूरत नहीं, सड़क के साथ टायर के घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण कम कर देंगे तो चलेगा कैसे, फिसलने के खतरे को बढ़ाने के लिए, भाई कोई भी फिसलने के लिए खतरा क्यों बढ़ाएगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का, यानी कि घर्षण मतलब बढ़ाने के लिए थोड़ा सा, कि पकड़ बहुत अच्छी बने तो अच्छे से चल सके। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दुर्लभ पशुओं की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है। यानी कि जो दुर्लभ पशु है पहले से ही उनकी जनसंख्या कम है और भी कम हो जाएगी क्योंकि वो दुर्लभ है। क्यों? शिकार, शिकार भी एक हंटी, लेकिन मतलब जो हंटिंग की जाती है, लेकिन उस पर भी जो बैन लगा हुआ है कि ये दुर्लभ है, इनको शिकार नहीं करना है, तो उस पर सुरक्षा की जाती है। तो ये हो सकता है लेकिन होगा नहीं, इससे भी कोई बड़ा कारण होगा। ऑप्शन में देखते हैं आगे, अगर नहीं होगा तो आंसर होगा शिकार। कुछ वृक्षों की शाखाओं को काटना जो पशुओं को आहार देती है, नहीं, वृक्षों की शाखाओं को काटेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि शाखाएं फिर उग जाती हैं। अत्यधिक चराई, ज़्यादा चरने से मतलब घास फूस है जो ज़्यादा जानवर खाते हैं तो उनको खाना नहीं मिल पाएगा, नहीं, घास फिर से उग जाएगी। वन उन्मूलन, मोस्ट सबसे बड़ा कारण, वनों का ही सफाया कर दिया आपने, पूरे वन ही हटा दिए यार। तो जो जीव जंतु है कहाँ जाएंगे, अपने वन हटाए, वहाँ पे बिल्डिंगें ठोक दी, अपना आवास बना लिया, पेड़ कोई लगा नहीं रहा है, इसलिए गर्मी हो रही है, बारिश नहीं होती है, ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं ये सब इन्हीं के कारण है। तो पेड़ लगाएं प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाएं, पेड़ लगाएं, ताकि फ्यूचर में वो आपको ऑक्सीजन दे सके, फल दे सकें, पक्षियों को खाना मिल सके, घर मिल सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड़ जरूर लगाइए अपने जीवन में, कम से कम पूरे जीवन में 10 पेड़ लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर है इसका जो है वनोन्मूलन होता है, डी जो है फॉरेस्टेशन होता है आपका, फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट को काट दिया जाता है। तो ये बहुत ही मतलब गलत बात है, तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ये। शिकार भी है, लेकिन शिकार को जो है रोक लगाया गया है, लेकिन जो वन को काटा जाता है इस पे सरकार ने रोक लगा के रखा है, लेकिन जहाँ पे इंडस्ट्रीज बनानी होती है वहाँ सरकार ही परमिशन देती है कि हाँ यार आप वन काट दीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हमारे देश में एक रोग उन्मूलन के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मौखिक बूंदें पिलाई जाए, 2 बूंद जिंदगी की जिसे बोला जाता है। तो वायरल बीमारी है, यानी कि वायरस से होता है, कौन सी बीमारी है, तो आप समझ गए होंगे कौन सी बीमारी है, वो है आपका पोलियो। पोलियो की जो है 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है। टाइफाइड जो है आपके पानी के खराब से होता है, चेचक भी है, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से आपका हो जाता है। तो ये सब, टीवी है आपका बहुत खतरनाक बीमारी है लेकिन सही हो जाती है, डॉट्स आप दवाई लेंगे तो टीबी रोग पूरी तरीके से हो जाएगा, लगभग 6 महीने का कोर्स होता है। तो यहाँ पे आंसर है आपका पोलियो। बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि वे पशु जिसमें जल वाहिका तंत्र होता है कहलाते हैं। तो देखिए मछली हो गया, स्पंज और हाइड्रा हो गया, और व्हेल हो गया, और डॉल्फिन हो गया। तो इसमें देखिए हाइड्रा आ रहा है, हाइड्रा का मतलब होता है
पानी, और स्पंज का मतलब भी होता है अधिकतर पानी को सोखने वाला, तो इसलिए इनका नाम पड़ा है। तो आंसर भी यही होगा, स्पंज और हाइड्रा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नीचे सूचीबद्ध उपकरणों में से कौन सा विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं करता? खिलौने, उसमें भी विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जो खिलौने इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, चलने वाले होते हैं। बिजली की घंटी, उसमें भी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन, इसमें भी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, जिस कारण से वो जो है रोटेट करता है। लेकिन रूम हीटर में कोई विद्युत हीटर का मतलब विद्युत जो है मैग्नेटिक उसका यूज नहीं किया जाता, क्योंकि रूम हीटर का काम है आपको हीट प्रदान करना। उसके लिए आपको बस एक कॉइल लगती है, नाइक्रोम का तार रहता है, जो कि उसमें क्वालिटी आती है कितने वाट का है, 1200 वाट का, 1000 वाट का। जितनी ज़्यादा वाट का रहेगा उतनी ज़्यादा आपको हीट देगा। आंसर है रूम हीटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नारियल किसका उदाहरण है? वायु प्रसार का, पशु प्रसार का, या मानव प्रसार का? तो नारियल ना तो वायु देता है हमको, ना पशु देता है, ना मानव देता है, ऐसा कुछ वो करता नहीं है, कोई प्रसार नहीं होता। जल जरूर मिलता है हमको नारियल से, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर वाला, यानी कि डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एक तरीके का ये खाद्य श्रृंखला की लापता कड़ी को डालिए, ये एक तरीके का रीजनिंग का क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन व्यापम कुछ भी कहीं भी आपको दे सकता है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, घास के बाद है डैश, के बाद है मेढक, फिर है सांप, और फिर है गरुड़। यानी कि घास है, घास को कोई खाएगा उसको मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, और सांप को गरुड़ खा जाएगा। सूर्य घास को सूर्य खाता है क्या? गलत हो गया। गिलहरी हो सकता है, गिलहरी घास को खाता है, लेकिन गिलहरी अब क्यों नहीं होगा आंसर? देखिए आपने गिलहरी रखा, ठीक है, घास को गिलहरी खाया, लेकिन गिलहरी को मेढक कैसे खा सकता है यार? गिलहरी को मेढक कहाँ खाता है? वो उससे बड़ा है, इसको नहीं खाता, तो ये ऑप्शन गलत। शेर घास खाता ही नहीं है, ठीक, और शेर अगर घास खा भी ले तो मेढक उसको नहीं खा सकता, शेर भाई राजा है। अब आया कीट, कीट घास को खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, और तो इसको आपको रियल लाइफ से रिलेट करना है, तो आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर होगा कीट। देखिए कीट हुआ इसका आंसर, तो इस टाइप से आप इसको रिलेट करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह परिघटना जिससे हम अपने आसपास के विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं कहलाती है, यानी कि जो भी हम वस्तुओं को देखते हैं वो हमको क्यों दिखती है, किस कारण से दिखती है, वो घटना को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं नियमित परावर्तन। हमेशा परावर्तन होता रहता है, जिसके कारण से जो वस्तु जैसी है हमको हमेशा जो है दिखाई देती रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नियमित परावर्तन। एक क्वेश्चन और आता है, कोई वस्तु का कलर हमको वैसा क्यों दिखता है? तो देखिए कोई वस्तु रेड दिख रही है, यानी कि वो लाल कलर को जो है रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसके कारण से वो हमको लाल दिखाई देता है, ठीक। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला, तेज गति वाली वायु संगठित होती है इनके द्वारा। यानी कि जो तेज एक वायु है, एक जगह जैसे बवंडर आता है तो वहां भी बहुत तेज गति की वायु रहती है, वो किस लिए होती है? तो जहां भी वायु दाब कम होगा तो इस टाइप का जो माहौल बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायु के दबाव में कमी। वायु का दबाव कम रहता है तो वो थोड़ा सा चक्रवात टाइप का आने लगता है, बवंडर आने लगता है, तो यही क्वेश्चन था। तो वायु के दबाव में कमी इज द राइट आंसर। अगला, सभी जानवर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? यानी कि जो भी जानवर है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाने पे तो सभी मतलब खाद्य पौधे जैसे भी मिल रहा है उस पर निर्भर रहेंगे, तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोला जाता है, देखिए स्वपोषी जो खुद पोषण कर लेते हैं, मृत जीवी जो मरे हुए जीवों को खा के रहते हैं, परजीवी जो दूसरे पे आश्रित रहते हैं। तो परत मतलब पर पोषित जो होता है, यानी कि से ये जो है इस टाइप से अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पर पोषित। बात करते हैं अगला क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके समाप्त होते हैं। तो अब आप लोगों का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, उस पर भी आपको डिटेल्स कुछ कुछ मिलती रहेंगी, फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। और यहाँ पे जो है आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक देख पाएंगे जल्द ही, तो उस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जरूर उसका आंसर दीजिए, क्योंकि वो आपका प्रैक्टिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, वो आपको आने की संभावना है, और वो आप कमेंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, और जो है एग्ज़ाम में आपकी गलती नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।